मानव मस्तिष्क शायद ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना है। एक ऐसा ऑर्गन जो स्वयं को समझने की कोशिश कर रहा है। साइकोलॉजी केवल विचारों का अध्ययन नहीं है और ब्रेन केवल न्यूरॉन्स का समूह नहीं है। दोनों मिलकर बनाते हैं मानव व्यवहार। हम क्यों सोचते हैं, क्यों महसूस करते हैं, क्यों डरते हैं और क्यों प्रेम करते हैं। हर मेमोरी, हर ट्रॉमा, हर सपना अंततः बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से जुड़ा हुआ है। इस प्रस्तुति में हम समझेंगे ब्रेन एनाटॉमी, केमिकल सिग्नलिंग और वे बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हमारी पर्सनालिटी, इमोशंस और कॉन्शियसनेस को आकार देते हैं। क्योंकि मानव मस्तिष्क को समझना केवल विज्ञान नहीं है, यह समझना है कि हमें मानव क्या बनाता है। मानव व्यवहार को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को समझना होगा: एनाटॉमी, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी। इन्हें सरल शब्दों में समझें तो हार्डवेयर, पावर सोर्स और सॉफ्टवेयर। ब्रेन एनाटॉमी उस फिजिकल स्ट्रक्चर को दर्शाती है जिसमें लोब्स, लिम्बिक सिस्टम और न्यूरल नेटवर्क्स शामिल हैं। यही संरचनाएं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को नियंत्रित करती हैं, लेकिन केवल स्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं होता। इस सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स। ये केमिकल मैसेंजर्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को एक्टिवेट करते हैं और पूरे शरीर तथा मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। डोपामाइन मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम को प्रभावित करता है। सेरोटोनिन मूड रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कोर्टिसोल स्ट्रेस रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है। सबसे रोचक बात यह है कि हम थॉट्स को सीधे देख नहीं सकते, इमोशंस को छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये सभी फिजिकल ब्रेन एक्टिविटी का परिणाम है। अर्थात साइकोलॉजी वास्तव में बायोलॉजी का अनुभवात्मक रूप है। माइंड और ब्रेन अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही सिस्टम के 2 पहलू हैं। मानव मस्तिष्क एक ही क्षण में पूर्ण विकसित नहीं हो जाता, उसका विकास चरणों में होता है। ठीक एक शहर की तरह जो पहले फाउंडेशन बनाता है, फिर मार्ग विकसित करता है और अंत में कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स तैयार करता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्रेन 3 मुख्य भागों में विभाजित होता है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। यही प्रारंभिक ब्लूप्रिंट आगे चलकर पूरे नर्वस सिस्टम का आधार बनता है। डेवलपमेंट के अगले चरणों में ये रीजन्स अधिक स्पेशलाइज्ड होते जाते हैं। फोरब्रेन आगे चलकर विकसित करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया। यही क्षेत्र थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और पर्सनालिटी फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मिड ब्रेन सेंसरी कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट रेगुलेशन में भूमिका निभाता है, जबकि हिंड ब्रेन ब्रीदिंग, हार्ट बीट और बैलेंस जैसे सर्वाइवल फंक्शंस को नियंत्रित करता है। यह अत्यंत रोचक है कि मानव कॉन्शियसनेस की नींव एक छोटे एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से प्रारंभ होती है और इसी डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों ब्रेन को आकार देते हैं। इसी कारण अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेस, ट्रॉमा और लर्निंग ब्रेन आर्किटेक्चर को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मानव पर्सनालिटी केवल साइकोलॉजिकल कहानी नहीं है, यह एक डेवलपमेंटल जर्नी भी है। मानव ब्रेन का सबसे विकसित भाग है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यही वह आउटर लेयर है जो हमें रीजनिंग, लैंग्वेज, इमेजिनेशन और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की क्षमता देती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 4 मुख्य लोब्स में विभाजित किया जाता है। हर लोब का एक विशेष कार्य होता है। सबसे पहले आता है फ्रंटल लोब। इसे ब्रेन का एग्जीक्यूटिव सेंटर कहा जाता है। यह डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंपल्स कंट्रोल और पर्सनालिटी एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है। जब हम भविष्य की योजना बनाते हैं या किसी भावना को नियंत्रित करते हैं तो मुख्य भूमिका फ्रंटल लोब निभाता है। इसके पीछे स्थित है पैराइटल लोब। यह सेंसरी प्रोसेसिंग और स्पेशल अवेयरनेस के लिए जिम्मेदार होता है, यानी हम अपने शरीर की स्थिति, स्पर्श, दिशा और आसपास की जगह को कैसे महसूस करते हैं, यह पैराइटल लोब नियंत्रित करता है। इसके बाद आता है टेम्पल लोब। यह ऑडिटरी प्रोसेसिंग, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन और मेमोरी एनकोडिंग से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी आवाज को पहचानते हैं, भाषा को समझते हैं या किसी अनुभव को मेमोरी में बदलते हैं तो टेम्परल लोब सक्रिय होता है। अंतिम भाग है
ऑक्सीपिटल लोब, यह मुख्य विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर है। जो भी हम देखते हैं, शेप्स, कलर्स, मोशन और विजुअल पैटर्न्स, उनकी प्रोसेसिंग यहीं होती है। इन सभी लोब्स के बीच कम्युनिकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ब्रेन अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ अवश्य है, लेकिन कार्य हमेशा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स के माध्यम से होता है। इसी कोऑर्डिनेशन के कारण मानव कॉन्शसनेस संभव हो पाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मानव ब्रेन का वह भाग है जो हमें बाकी जीवों से सबसे अधिक अलग बनाता है। इसे अक्सर द सीट ऑफ द सेल्फ कहा जाता है। यह क्षेत्र फ्रंटल लोब के सबसे आगे स्थित होता है और इसका संबंध है अटेंशन कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन, वर्किंग मेमोरी और मोरल डिसीजन मेकिंग से। जब हम इंपल्सिव रिएक्शन को रोकते हैं या किसी कठिन परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश करते हैं, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। यही क्षेत्र कॉम्प्लेक्स लर्निंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह ब्रेन का सबसे सेंसिटिव रीजन भी है। स्लाइड में 3 प्रमुख वल्नरेबिलिटीज दिखाई गई हैं। पहली है क्रोनिक स्ट्रेस। लगातार स्ट्रेस रहने पर डेंड्रिटिक ब्रांचिंग कम होने लगती है, न्यूरल कनेक्शंस कमजोर पड़ने लगते हैं और अटेंशन कंट्रोल तथा कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होती है। यानी व्यक्ति का फोकस, इमोशनल स्टेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। दूसरी वल्नरेबिलिटी है केमिकल टॉक्सिन्स, विशेष रूप से अल्कोहल टॉक्सिसिटी और चाइल्डहुड लेड एक्सपोजर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में टॉक्सिन्स एक्सपोजर ब्रेन वॉल्यूम रिडक्शन तक का कारण बन सकता है। तीसरी वल्नरेबिलिटी है फिजिकल डैमेज। यदि इस क्षेत्र में लीजन या इंजरी हो जाए तो व्यक्ति की इंटेलिजेंस पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन इंपल्स कंट्रोल, मूड स्टेबिलिटी और सोशल बिहेवियर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इतिहास में कई ऐसे न्यूरोलॉजिकल केसेस मिले हैं जहां प्रीफ्रंटल डैमेज के बाद व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी बदल गई। यह दर्शाता है कि सेल्फ केवल फिलॉसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका एक बायोलॉजिकल फाउंडेशन भी है। मानव ब्रेन केवल लॉजिक से संचालित नहीं होता, उसके भीतर एक इमोशनल सिस्टम भी कार्य करता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम इमोशंस, मेमोरी और सर्वाइवल रिस्पॉन्सेस को नियंत्रित करता है। इसमें कई महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स शामिल होते हैं। सबसे पहले अमिगडला। अमिगडला फियर प्रोसेसिंग और इमोशनल सिग्निफिकेंस डिटेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। जब हमें कोई खतरा महसूस होता है या कोई इमोशनली इंटेंस अनुभव होता है तो अमिगडला तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। यह बायोलॉजिकल अराउजल भी ट्रिगर करती है, जैसे इंक्रीज्ड हार्ट बीट और स्ट्रेस रिस्पॉन्स। दूसरा महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है हिप्पोकैम्पस। इसका मुख्य कार्य है शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंसेस को लॉन्ग टर्म ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में बदलना, यानी हमारे जीवन की व्यक्तिगत यादें यहीं ऑर्गेनाइज और स्टोर होती हैं। हिप्पोकैम्पस स्पेशल मैपिंग में भी भूमिका निभाता है। इसी कारण डैमेज होने पर व्यक्ति को मेमोरी फॉर्मेशन में कठिनाई हो सकती है। तीसरा स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस। यह बॉडी रेगुलेशन सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हंगर, बॉडी टेम्परेचर, हॉर्मोन्स और ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस को नियंत्रित करता है। स्लाइड में एक महत्वपूर्ण बैलेंस भी दिखाया गया है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडला के बीच। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल रेगुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अमिगडला इमोशनल इंटेंसिटी का। एक हेल्थी साइकोलॉजिकल स्टेट में इन दोनों के बीच संतुलन आवश्यक होता है। यदि अमिगडला अत्यधिक डोमिनेंट हो जाए तो व्यक्ति एंजाइटी, फियर और हाइपरविजिलेंस एक्सपीरियंस कर सकता है, और यदि इमोशनल रेगुलेशन कमजोर हो जाए तो रैशनल थिंकिंग प्रभावित होने लगती है। यही कारण है कि मानव बिहेवियर केवल लॉजिक का परिणाम नहीं है, यह इमोशन और कॉग्निशन के बीच लगातार चलने वाला डायनामिक इंटरैक्शन है। अब तक हमने ब्रेन स्ट्रक्चर्स को समझा, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बचता है। ब्रेन के अरबों न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? इस कम्युनिकेशन सिस्टम का केंद्र है न्यूरल सिनैप्स। सिनैप्स वह माइक्रोस्कोपिक गैप है जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है। पूरा प्रोसेस 4 मुख्य चरणों में होता है। पहला चरण है एक्शन पोटेंशियल। यह एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है जो न्यूरॉन के एक्सॉन के माध्यम से तेजी से ट्रैवल करता है।
जब सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है तो दूसरा चरण शुरू होता है, केमिकल रिलीज। न्यूरॉन के अंदर मौजूद वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेम्पररीली केमिकल सिग्नल में बदल जाता है। तीसरा चरण है रिसेप्टर बाइंडिंग। रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं। इसे एक की एंड लॉक मैकेनिज्म की तरह समझा जा सकता है। हर न्यूरोट्रांसमीटर स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही कार्य करता है। इसके बाद आता है चौथा चरण, पोस्ट सिनेप्टिक रिजॉर्ट। यदि सिग्नल एक्सिटेटरी हुआ तो अगला न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा, और यदि इनहिबिटरी हुआ तो सिग्नल प्रोपगेशन धीमा या बंद हो सकता है। यही माइक्रोस्कोपिक कम्युनिकेशन पूरे ह्यूमन एक्सपीरियंस का आधार है। हर थॉट, हर इमोशन, हर मेमोरी अल्टीमेटली सिनेप्टिक एक्टिविटी का परिणाम है। और इसी कारण ब्रेन को केवल स्ट्रक्चर के रूप में नहीं, बल्कि एक कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग नेटवर्क के रूप में समझना आवश्यक है। न्यूरॉन्स कम्युनिकेशन तो करते हैं, लेकिन उस कम्युनिकेशन की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है? उत्तर है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये ब्रेन के केमिकल मैसेंजर्स हैं जो मूड, मोटिवेशन, एंजाइटी, लर्निंग और बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट। यह ब्रेन का प्राइमरी एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर है। यह न्यूरल एक्टिविटी को स्टिम्युलेट करता है और लर्निंग, मेमोरी फॉर्मेशन तथा कॉग्निटिव एक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विपरीत कार्य करता है गाबा। यह प्राइमरी इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है। इसे ब्रेन का ऑफ स्विच भी कहा जाता है। गाबा एक्सेसिव न्यूरल फायरिंग को शांत करता है और एंजाइटी रेगुलेशन में मदद करता है। यदि गाबा बैलेंस प्रभावित हो जाए तो हाइपर अलर्टनेस और क्रॉनिक एंजाइटी बढ़ सकती है। इसके बाद आता है डोपामाइन। यह रिवॉर्ड और मोटिवेशन पाथवेज से जुड़ा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर है। जब हम कोई रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। यह अटेंशन, गोल सीकिंग बिहेवियर और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को प्रभावित करता है। लेकिन एक्सेसिव डोपामाइन स्टिम्युलेशन एडिक्शन पाथवेज को भी एक्टिवेट कर सकता है। अगला न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। यह मूड स्टेबिलिटी, स्लीप रेगुलेशन और एपेटाइट कंट्रोल में भूमिका निभाता है। क्लिनिकल डिप्रेशन में अक्सर सेरोटोनिन डिसरेगुलेशन देखा जाता है। इसके बाद आता है नोरपाइनेफ्राइन। यह फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर है। यह विजिलेंस, अलर्टनेस और स्ट्रेस अराउजल को बढ़ाता है। जब व्यक्ति डेंजर परसीव करता है तो नोरपाइनेफ्राइन सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। इन सभी न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस हेल्थी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। ह्यूमन इमोशंस केवल एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स नहीं हैं, उनका एक बायोकेमिकल फाउंडेशन भी होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स रैपिड कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर केवल फास्ट न्यूरल सिग्नलिंग से नियंत्रित नहीं होता। बॉडी के अंदर एक दूसरा पावरफुल सिस्टम भी कार्य करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। यह सिस्टम हार्मोन्स के माध्यम से बॉडी और ब्रेन दोनों को प्रभावित करता है। सबसे पहला हार्मोन है कोर्टिसोल। इसे अक्सर स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस सिचुएशंस में कोर्टिसोल यूजफुल होता है क्योंकि यह बॉडी को थ्रेट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस की स्थिति में एक्सेस कोर्टिसोल हिप्पोकैम्पस, इम्यून सिस्टम और मूड रेगुलेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी कारण लंबे समय तक स्ट्रेस रहने पर मेमोरी प्रॉब्लम्स, फटीग और इमोशनल इंस्टेबिलिटी दिखाई दे सकती है। अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। इसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। यह सोशल कनेक्शन, ट्रस्ट, मैटरनल बिहेवियर और इमोशनल अटैचमेंट से जुड़ा होता है। लेकिन साइकोलॉजी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बायोलॉजिकल सिस्टम कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। कुछ परिस्थितियों में ऑक्सीटोसिन इन ग्रुप बॉन्डिंग तो बढ़ाता है, लेकिन आउट ग्रुप एग्रेशन भी ट्रिगर कर सकता है। इसके बाद आता है मेलेटोनिन। यह स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करता है। लाइट एक्सपोजर कम होने पर मेलेटोनिन लेवल बढ़ता है, जिससे बॉडी स्लीप प्रिपरेशन शुरू करती है। इसी कारण एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। अंत में आते हैं ग्रेलिन और लेप्टिन। ये एपेटाइट रेगुलेशन हार्मोन्स हैं। ग्रेलिन हंगर सिग्नल एक्टिवेट करता है, जबकि लेप्टिन सटिएटी सिग्नल भेजता है।
यदि इनका बैलेंस प्रभावित हो जाए तो ओवरईटिंग और मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन हो सकती है। इस स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, माइंड और बॉडी अलग सिस्टम्स नहीं हैं। हॉर्मोन्स, इमोशंस, कॉग्निशन और फिजिकल हेल्थ सभी डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। अब तक हमने ब्रेन स्ट्रक्चर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और हॉर्मोन्स को समझा, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बचता है, ब्रेन रॉ सेंसरी इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में कैसे बदलता है। यह प्रोसेस कई स्टेजेस में होता है। सबसे पहला चरण है प्राइमरी एरियाज। यहां रॉ सेंसरी इनपुट सबसे पहले पहुंचता है। उदाहरण के लिए, जब लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उसका इनिशियल प्रोसेसिंग प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में होता है। इस स्टेज पर ब्रेन केवल बेसिक सिग्नल्स रिसीव करता है, अभी तक मीनिंग क्रिएट नहीं हुआ होता। इसके बाद आता है सेकेंडरी एसोसिएशन। यहां ब्रेन अलग अलग सेंसरी पैटर्न्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू करता है। रॉ सेंसेशन धीरे धीरे रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स में बदलने लगती है। उदाहरण के लिए, अब ब्रेन केवल कलर और शेप नहीं देख रहा, बल्कि ऑब्जेक्ट पहचानना शुरू कर रहा है। तीसरा चरण है मल्टीमोडल इंटीग्रेशन। यह ब्रेन का अत्यंत एडवांस्ड प्रोसेस है। यहां मल्टीपल सेंसेस एक साथ इंटीग्रेट होते हैं। स्लाइड में दो पाथवेज दिखाए गए हैं, डोर्सल वेयर पाथवे और वेंट्रल वॉट पाथवे। डोर्सल पाथवे स्पेशल लोकेशन और मूवमेंट डिटेक्ट करता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, जबकि वेंट्रल पाथवे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करता है, यानी वह ऑब्जेक्ट वास्तव में क्या है। अंतिम चरण है लिम्बिक रिंग। यहां इमोशनल सिग्निफिकेंस अटैच होती है। अब ऑब्जेक्ट केवल फिजिकल शेप नहीं रहता, वह मेमोरी, इमोशन और पर्सनल मीनिंग से जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, एक साधारण गीत किसी व्यक्ति के लिए चाइल्डहुड मेमोरी बन सकता है। यही वह स्टेज है जहां सेंसेशन ह्यूमन एक्सपीरियंस में बदलती है। ब्रेन केवल इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करता, वह रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है। लंबे समय तक न्यूरोसाइंस में एक पुरानी धारणा प्रचलित थी कि ब्रेन स्ट्रिक्टली मॉड्यूलर सिस्टम की तरह कार्य करता है, यानी एक स्पेसिफिक ब्रेन रीजन केवल एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फंक्शन को नियंत्रित करता है। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इस विचार को काफी हद तक बदल दिया है। स्लाइड में दो पर्सपेक्टिव्स दिखाए गए हैं, एरोनियस अजम्पशंस और क्लिनिकल रियलिटीज। पुरानी सोच के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के ब्रेन के एक छोटे हिस्से को डैमेज हो जाए तो केवल एक आइसोलेटेड एबिलिटी प्रभावित होगी। लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स है। ब्रेन हाईली इंटरकनेक्टेड फंक्शनल नेटवर्क्स के माध्यम से कार्य करता है, यानी कोई भी बिहेवियर केवल एक रीजन का परिणाम नहीं होता, मल्टीपल रीजन्स लगातार कोऑपरेट करते हैं। इसी कारण ब्रेन डैमेज का प्रभाव अक्सर वाइड स्प्रेड होता है। कई पेशेंट्स में यह देखा गया है कि डैमेज के बाद केवल एक स्किल नहीं, बल्कि ओवरऑल कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। व्यक्ति धीरे बोलने लगता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में अधिक समय लेता है और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में स्ट्रगल करने लगता है। स्लाइड का तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ब्रेन डेफिसिट्स हमेशा फिक्स्ड नहीं होते, उनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के अनुसार बदल सकता है। स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में पेशेंट रिलेटिवली नॉर्मल दिखाई दे सकता है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस में सीवियर डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस कर सकता है। यह न्यूरोसाइंस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल दर्शाता है। ह्यूमन कॉग्निशन आइसोलेटेड मॉड्यूल्स का कलेक्शन नहीं है, यह एक डायनामिक, अडैप्टिव और नेटवर्क बेस्ड सिस्टम है। लंबे समय तक वैज्ञानिक यह मानते थे कि अडल्ट ब्रेन स्थिर होता है, एक बार डेवलप हो जाने के बाद उसकी स्ट्रक्चर अधिक नहीं बदलती। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। ह्यूमन ब्रेन लगातार बदलता रहता है। इसी क्षमता को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन की स्वयं को रीऑर्गेनाइज करने की क्षमता। जब हम कुछ नया सीखते हैं, नई मेमोरीज बनाते हैं या बार बार किसी स्किल का अभ्यास करते हैं, तो न्यूरल पाथवेज मजबूत होने लगते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। रिपीटेड एक्टिविटी सिनेप्टिक कनेक्शंस को मजबूत बनाती है। इसी कारण प्रैक्टिस और रेपिटेशन लर्निंग के लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी केवल पॉजिटिव चेंज तक सीमित नहीं है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी ब्रेन वायरिंग को बदल सकते हैं।
क्रोनिक स्ट्रेस, ट्रॉमा और एडिक्शन मैलएडैप्टिव न्यूरल पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइड में रिकवरी पाथवेज भी दिखाए गए हैं। थेरेपी, मेडिटेशन, लर्निंग और एनरिच्ड एनवायरनमेंट्स ब्रेन को नए एडेप्टिव पाथवेज बनाने में सहायता कर सकते हैं। यही कारण है कि हीलिंग केवल इमोशनल प्रोसेस नहीं है, वह बायोलॉजिकल रिवायरिंग भी है। यह कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के सबसे होपफुल आइडियाज में से एक है, क्योंकि इसका अर्थ है ह्यूमन ब्रेन फिक्स्ड डेस्टिनी नहीं है, वह बदल सकता है, और उसी के साथ मानव जीवन भी। अब तक हमने हेल्थी ब्रेन फंक्शनिंग को समझा, लेकिन जब यही सिस्टम्स डिसरेगुलेट होने लगते हैं तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स विकसित हो सकते हैं। स्लाइड में 3 मेजर कंडीशंस दिखाई गई हैं: क्लिनिकल डिप्रेशन, एडिक्शन पाथवेज और PTSD विद सीवियर एंजाइटी। सबसे पहले क्लिनिकल डिप्रेशन। यह केवल सैडनेस नहीं है, इसके पीछे वास्तविक बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस और मैलएडैप्टिव प्लास्टिसिटी के कारण न्यूरोनल एट्रोफी और रिड्यूस्ड सिनेप्टिक डेंसिटी डेवलप हो सकती है। विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस रीजन प्रभावित हो सकता है। इसके साथ सेरोटोनिन और नॉरपाइनफ्राइन डिसरेगुलेशन भी देखा जाता है। इसी कारण डिप्रेशन केवल इमोशनल कंडीशन नहीं, बल्कि न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। दूसरी कंडीशन है एडिक्शन पाथवेज। एडिक्टिव सब्सटेंसेस ब्रेन के डोपामाइन रिवॉर्ड सर्किट को हाईजैक कर लेते हैं। धीरे धीरे कंपल्सिव सीकिंग बिहेवियर डेवलप होने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की लॉजिकल रेगुलेशन कमजोर होने लगती है, यानी व्यक्ति हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस समझने के बावजूद बिहेवियर रिपीट करता रहता है। तीसरी कंडीशन है PTSD और सीवियर एंजाइटी। यहां अमिगडला फियर कंडीशनिंग लूप्स अत्यधिक सेंसिटिव हो जाते हैं। ब्रेन लगातार थ्रेट डिटेक्शन मोड में रहने लगता है। रिजल्ट हाइपर विजिलेंस, पैनिक रिस्पॉन्सेस और क्रोनिक एंजाइटी। साथ ही प्रीफ्रंटल इमोशनल रेगुलेशन कमजोर पड़ जाती है, यानी इमोशन और लॉजिक के बीच बैलेंस टूटने लगता है। इस स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है: साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इमेजिनरी नहीं होते, उनका वास्तविक बायोलॉजिकल बेसिस होता है। माइंड और ब्रेन डीपली इंटरकनेक्टेड है, और मेंटल सफरिंग अक्सर मेजरेबल न्यूरल चेंजेस से जुड़ी होती है। सभी साइंटिफिक प्रोग्रेस के बावजूद एक प्रश्न अब भी पूरी तरह अनसुलझा है: कॉन्शियसनेस क्या है? ब्रेन न्यूरॉन्स से बना है। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नलिंग करते हैं, लेकिन एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे उत्पन्न होता है? हम स्वयं को महसूस क्यों करते हैं? हम अवेयरनेस कैसे अनुभव करते हैं? स्लाइड में कॉन्शियसनेस को कई इंटरैक्टिंग सिस्टम्स के रूप में दर्शाया गया है: सेंसरी इनपुट, मेमोरी, इमोशन, अटेंशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन सभी मिलकर कॉन्शियस एक्सपीरियंस बनाते हैं। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स मानते हैं कि कॉन्शियसनेस लार्ज स्केल न्यूरल इंटीग्रेशन का परिणाम है। जब ब्रेन के अलग अलग रीजन्स सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी करते हैं तो यूनिफाइड अवेयरनेस इमर्ज होती है। लेकिन अभी भी कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस मौजूद हैं। क्या कॉन्शियसनेस केवल बायोलॉजिकल कंप्यूटेशन है, या इसमें कुछ ऐसा है जिसे साइंस अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई? यही कारण है कि कॉन्शियसनेस न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी और साइकोलॉजी का सबसे गहरा इंटरसेक्शन बन चुका है। यह केवल साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं है, यह मानव अस्तित्व का प्रश्न है, क्योंकि जब हम कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस पूरी जर्नी में हमने देखा कैसे ब्रेन एनाटॉमी, न्यूरोट्रांसमिटर्स, हॉर्मोन्स, इमोशंस और कॉग्निशन सभी एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं। ह्यूमन माइंड किसी एक स्ट्रक्चर का परिणाम नहीं है, यह बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, केमिकल इंटरैक्शंस और लिव्ड एक्सपीरियंसेस का डायनामिक नेटवर्क है। हमारी मेमोरीज, हमारे फियर्स, हमारी आइडेंटिटी और हमारी पर्सनैलिटी सभी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के इंटरैक्शन से बनते हैं। लेकिन शायद इस पूरी डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है: ह्यूमन बीइंग्स केवल मशीन्स नहीं हैं। हाँ, हम बायोलॉजी से डीपली इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन उसी ब्रेन में इमेजिनेशन भी है, क्रिएटिविटी भी है, एम्पैथी भी है, सेल्फ अवेयरनेस भी है। यही क्वालिटीज ह्यूमन सिविलाइजेशन को संभव बनाती हैं। न्यूरोसाइंस हमें यह समझने में सहायता करती है कि ब्रेन कैसे कार्य करता है,
लेकिन साइकोलॉजी हमें यह समझने में सहायता करती है कि उस ब्रेन के भीतर ह्यूमन एक्सपीरियंस कैसा महसूस होता है। और शायद यही साइंस और फिलॉसफी एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि अंततः ब्रेन को समझना केवल नॉलेज प्राप्त करना नहीं है, यह स्वयं को समझने की यात्रा है। दिस इज सैम। आज की इस यात्रा में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो शायद यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत क्वेश्चंस से होती है और अवेकनिंग की शुरुआत अवेयरनेस से। फिर मिलेंगे। अंटिल देन सोचते रहिए।